हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय का सभागार आज खचाखच भरा हुआ था। सभी छात्र समय से पहले पहुंच गए थे। नगर के सम्मानित व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया गया था। यह मौका था वाद विवाद प्रतियोगिता के फाइनल का। विश्वविद्यालय में एमएससी कर रहे एक छात्र राघव और शोध कार्य कर रही छात्रा नंदिनी फाइनल में पहुंचे थे और बहस का विषय था तकनीक के समय में पुस्तकों की उपयोगिता। राघव ने तकनीक का पक्ष लिया और बोलना शुरू किया। उसने तकनीक की महत्वता बताई और अनेक तर्क दिए। जैसे राघव ने बताया कि आज जब हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है और तीव्र गति से हर परिणाम देखने वाला इंटरनेट है, तो भला हम किताबों के भरोसे क्यों रहे। आज इंटरनेट पर सिर्फ एक बटन दबाते दुनिया भर की जानकारी उपलब्ध हो सकती है, तो हम किताबें ढूंढने में समय क्यों गवाए, पुरातन पंथी क्यों बने और क्यों न तकनीक को अपनाएं। इसके बाद भी राघव ने तकनीक की बड़ाई करते हुए बहुत सारे तर्क दिए जो लगभग अकाट्य थे। लोगों ने खूब तालियां बजाकर राघव का उत्साहवर्धन किया। बारी नंदिनी की आई तो वह बोली, मेरे दोस्त ने काफ़ी कुछ कह दिया, पर फिर भी मैं इतना कहूँगी कि तकनीक जरूरी है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम पुस्तकों के महत्व को नकार ही दें। आखिरकार हमारे ज्ञान का स्रोत तो पुस्तकें ही है। जिस तरह से पौधा हमेशा ऊपर की ओर जाता है पर उसकी जड़ें नीचे की ओर बढ़ती है, और जड़ें जितना नीचे जाती है वह पौधा उतना ही मजबूत पेड़ बन जाता है। इसके बाद नंदिनी ने भी लोगों को एक के बाद एक तथ्य बताए जो यह सिद्ध करते थे कि इंटरनेट के इस युग में भी पुस्तकें को पढ़ना जरूरी है। जूरी के सदस्यों के सामने उपापोह की स्थिति आ गई थी, क्योंकि दोनों वक्ताओं ने इतना अच्छा बोला था कि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे प्रतियोगिता का विजेता किसे घोषित करें। काफी देर चले डिस्कशन के बाद जब परिणाम बताने की बारी आई तो जूरी ने दोनों को ही संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया। कुछ दिनों तक पूरे विश्वविद्यालय में इस प्रतियोगिता की खूब चर्चा होती रही। एक दिन राघव टैगोर लाइब्रेरी में बैठा नोट्स बनाने में लगा था। तभी वहां नंदिनी आई। दोनों की निगाहें आपस में टकराई और एक मुस्कुराहट का आदान प्रदान भी हुआ। सामने की टेबल पर नंदिनी को भी कुछ जरूरी नोट्स लेने थे। उन्हें बना लेने के बाद नंदिनी बाहर निकल गई। राघव भी पीछे पीछे आया और नंदिनी को आवाज दी, अरे मैडम, हमें भी साथ ले लो। आज पता चला कि तकनीक का हवाला देने वाले लोग भी किताबों का सहारा लेते हैं। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बदले में राघव ने उसे बताया कि असल में तो किताबों का शौकीन वह भी है, पर वाद विवाद प्रतियोगिता में रखे गए उसके विचार मात्र प्रतियोगिता जीतने के लिहाज से बोले गए थे। उन विचारों से वह इत्तेफाक ही रखे, यह कोई जरूरी तो नहीं। दोनों बात करते करते कैंपस में बनी कैंटीन तक आ गए थे। राघव ने नंदनी को चाय का ऑफर दिया, जिसे उसने बड़ी सहजता से मना कर दिया और वहां से चल दी। उसे जाते देखकर बिना रोमांचित हुए बिना नहीं रह सका राघव। लगभग हर दूसरे दिन दोनों का आमना सामना हो ही जाता। दोनों एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करने के साथ साथ तमाम मुद्दों पर भी बातें करते। नंदिनी को कई बार यह भी लगता कि जिस तरह के जीवन साथी का सपना उसने अपने जीवन के लिए मन में सजा रखा है, राघव में वे सारी खूबियां हैं। और कुछ ऐसा ही विचार राघव भी नंदिनी के लिए मन में रखता था। दोनों ने एक दूसरे के सामने यह बात प्रकट भी कर दी और कई महीनों के साथ के बाद आखिर वह समय भी आया जब राघव और नंदिनी ने एक दूसरे से शादी का वादा कर लिया। पर अगले ही दिन से कई दिनों तक नंदिनी को राघव दिखाई नहीं दिया। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। नंदिनी परेशान हो उठी। राघव के दोस्तों से भी पूछा पर किसी ने कुछ ठोस बात नहीं बताई। नंदिनी को लगने लगा कि हो ना हो राघव के साथ या उसके परिवार में कोई हादसा हो गया है, पर कुछ भी पता कर पाना उसके बस में नहीं था। कुछ हफ्तों बाद जब शाम को थकी हारी नंदिनी अपने घर पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर खुशी से चौंक गई। सामने के कमरे में राघव बैठा था और नंदिनी के माता पिता से बातें करने में व्यस्त था। नंदनी को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। नंदनी ने पापा के चेहरे की तरफ देखा। वे कुछ तनाव में लग रहे थे। राघव पापा को बता रहा था कि उसे बैंक में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई है। जॉब का प्रोफाइल थोड़ा लो जरूर है, पर अपने घर की जरूरतों की वजह से उसे नौकरी की जरूरत थी, इसलिए ज्वाइन कर ली। नंदनी सीधे किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ माँ भी आ गई और बोली, यह सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। पर क्या माँ, यही कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो। हाँ माँ, पर सही समय आने पर मैं आपको बता देती।
हाँ, पर यह सब हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे पापा अपने से नीची जाति वाले से कभी तेरी शादी नहीं करेंगे। माँ के स्वर में करवाहट थी। ना जाने कहाँ खोई हुई थी नंदिनी आज तक। राघव से कब उसे प्यार हो गया था यह तो इसे पता भी नहीं चला था। और प्यार करते करते वह भूल बैठी थी कि इस समाज में शादी के लिए समान जातियों का होना भी जरूरी है। हाँ, समाज में भी जाति शादियाँ भी होती है, पर समाज उन जोड़ों को भला कहाँ अपना पाता है। खिड़की से नंदनी ने राघव की तरफ नजर डाली। उसके चेहरे की उदासी देखकर वह सब समझ गई थी। बचपन से पापा को आदर्श माना था। उन्होंने भी नंदनी को बड़े नाजों से पाला था और दबाव में भी हमेशा सही फैसला ही लेना सिखाया था। तभी पापा की आवाज गूंजी। उन्होंने नंदिनी को बुलाया और उसे बिना किसी भूमिका बांधे परिवार या प्यार में से एक को चुनने को कहा। उस दिन से पहले ऐसे अजीब हालत में नहीं फंसी थी नंदिनी। नंदनी ने सोचना शुरू किया। दिल और दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा था, पर दिमाग पर दिल हावी हो गया और नंदनी ने प्यार को चुना। पापा ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा कि आज से उन लोगों का नंदनी से कोई वास्ता नहीं रह गया है और वे दोनों इसी समय उनके घर से निकल जाए। कोई रास्ता न देखकर नंदनी और राघव ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। राघव की पोस्टिंग गाजियाबाद के बैंक में थी, इसलिए बैंक के पास के ही एक मोहल्ले में 2 कमरे का मकान किराए पर ले लिया। उनके मकान के पास एक दीपा नाम की विधवा औरत अपने 4 साल के इकलौते बेटे आरू के साथ रहती थी। उसके पति पुलिस में थे और एक दंगे के दौरान शहीद हो गए थे। दीपा और नंदनी की मुलाकात अक्सर मॉर्निंग वॉक के दौरान होती। नंदनी बड़े अच्छे सलीके से पेश आती थी दीपा से और फिर दोनों दोस्त बन गई। नंदनी और राघव दोनों के घर वालों ने उनसे अपना नाता तोड़ रखा था, जिसकी खलिश उन दोनों के मन में हमेशा बनी रहती थी। नंदनी का शोध कार्य पूरा हो चुका था और उसने विश्वविद्यालय में प्रवक्ता की नौकरी के लिए आवेदन भी कर दिया था। कुछ दिनों के बाद नंदनी का इंटरव्यू हुआ और इसे नौकरी पर रख लिया गया। दोनों की शादी को 3 साल पूरे होने को आए थे कि नंदनी गर्भवती हो गई। हालांकि वह अभी बच्चा नहीं चाहती थी, फिर भी दोनों ने पहले बच्चे को जन्म देने का फैसला कर लिया। समय आने पर नंदनी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम सालू रखा। राघव और नंदनी बहुत खुश थे। इस खुशी में राघव ने अपने घर वालों को भी शामिल करना चाहा, तो उसने घर फोन मिलाया पर किसी ने फोन नहीं उठाया। जब सालू 5 साल की हुई तो उसी समय देश में कोरोना की दूसरी लहर आई और नंदनी को लील गई। सालू अनाथ हो गई थी। परिवार वाले पहले ही अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा चुके थे। कहना गलत नहीं होगा कि नंदनी के जाने से केवल सालों ही नहीं बल्कि राघव भी अनाथ हो गया था। एक तो नंदनी का गम, ऊपर से छोटी बच्ची को संभालना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, उसके कपड़े बदलना, उसकी हर छोटी बड़ी चीज को संभालना। मातृत्व कितना दुख देने वाला कार्य है यह राघव को अच्छी तरह से पता चल गया था। वर्क फ्रॉम होम भला कब तक चलता। बाहर की जिंदगी में सब कुछ तो नॉर्मल हो गया था, पर नॉर्मल नहीं हुई थी तो राघव और सालू की जिंदगी। बच्चे की कई चीजों और जरूरतों को राघव बड़े अच्छे से मैनेज कर रहा था, पर असली परेशानी तब आई जब उसे सालू को छोड़कर ऑफिस के लिए जाने का समय आया। आखिर किसके सहारे छोड़े वह सालू को, कौन उसकी देखभाल करेगा। सोचता नौकरी छोड़ दे, यही तो आखिरी रास्ता बचा है उसके पास। किसी ने राय दी कि क्रेच में छोड़ दो, तो किसी ने बताया कि बोर्डिंग में डाल दो। बोर्डिंग स्कूल वाली बात राघव की समझ में आ गई। बोर्डिंग में डाल देने से सालू का ध्यान भी सही से रखा जाएगा और फिर हर महीने खुद राघव ही मुलाकात करने चला जाया करेगा। राघव ने मन ही मन सोच लिया कि वह जल्द ही सालू को बोर्डिंग में दाखिला कराएगा और इस बाबत स्कूलों की उसने जानकारी भी लेनी शुरू कर दी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ राघव जी। एक महिला का स्वर सुनकर राघव चौंक गया। मुड़कर देखा तो दीपा अपने बच्ची आरू को लेकर खड़ी थी। भला बोर्डिंग में सालों का एडमिशन कराने से आपकी समस्या खत्म हो जाएंगी। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं। दीपा की बात सुनकर थोड़ा खिस्सा गया राघव और फिर उसने कहा कि वह क्या करे, इस बच्ची को कहाँ ले जाए। नौकरी छोड़कर बेबी सिटिंग करेगा तो भूखी मरने की नौबत आ जाएगी। आप सालू को ऑफिस जाते समय मेरे घर छोड़ दिया करो और आते समय ले आया करो। मेरा और मेरे बेटे का मन भी इसके साथ लगा रहेगा और फिर माँ बाबूजी बेसालों को देखकर खुश होंगे। नंदनी के प्रति प्रेम दीपा के मन से छलक रहा था। बात थोड़ी अजीब सी जरूर लगी कि कैसे दीपा ध्यान रख पाएगी किसी और की बच्ची का, क्यों करेगी वह इतना सब। पर राघव की मजबूरी भी थी और यह प्रस्ताव भी अच्छा था। कुछ सोच विचार के बाद उसने हामी भर दी और वह सालू को दीपा के पास छोड़कर ऑफिस जाने लगा।
बच्ची को एक माँ की तरह ध्यान रखने वाली आंटी मिल गई थी। दीपा के बूढ़े सास ससुर जब अपने पोते और सालू को साथ खेलते देखते तो उन्हें बड़ी खुशी मिलती। ऑफिस से आते ही राघव सालू को लेने सीधा दीपा के घर चला जाता, जहाँ पर सालू को दीपा के बेटे के साथ खेलते देखकर उसे भी बड़ा सुकून मिलता। दीपा के सास ससुर राघव का दर्द समझते थे और अक्सर शाम की चाय के लिए अपने साथ बैठा लेते थे और कभी कभी खाने पर भी बुला लेते थे। हालांकि इस तरह से दीपा के घर पर सालू को छोड़कर जाना और खुद का आना जाना राघव को थोड़ा अजीब तो लगता था, पर उसके सामने मजबूरी थी। विधवा दीपा अपनी मर्यादा जानती थी, इसलिए वह राघव से अधिक बात नहीं करती और अगर सालू के संदर्भ में उसे कुछ कहना भी होता तो वह अपने सास ससुर की उपस्थिति में ही राघव से बात करती। आग और फूस एक पास रखे हो और चिंगारी न भड़की यह तो संभव है, पर एक जवान विधवा और एक विधुर को इस प्रकार से एक दूसरे की मदद करते हुए देखकर भी बातें न बने यह संभव नहीं है। सबसे पहले दीपा की सास ने मोहल्ले की एक औरत ने कहा, देखो तुम्हारी बहू बच्ची का ख्याल रख रही है, यह तो अच्छी बात है, पर कहीं उस विधुर का ख्याल भी न रखने लगे। समझा देना अपनी बहू को। दीपा के सास को यह सुनकर अच्छा तो नहीं लगा, पर वह कुछ नहीं बोली और उसने घर आकर यह बात जब दीपा के ससुर से कही तो वही भी अपना अनुभव बताने लगे कि जब वे सुबह पार्क में टहलने गए थे तब महेंद्र भी उनसे कुछ इसी तरह की बातें कर रहे थे। अब समाज में रहना है तो उसके अनुसार चलना भी तो पड़ेगा ही। सास ने दीपा से कहा कि वे जानते हैं कि उसके आचरण में कहीं कोई कमी नहीं है और इन्हें दीपा पर पूरा भरोसा है, लेकिन सालू और राघव से दूरी बनाकर रखने का समय आ गया है। दीपा बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर कह न सकी, क्योंकि उसे पता था कि कुछ तो लोग कहेंगे। जैसी बातें फिल्मों में तो अच्छी लगती है, पर असल जिंदगी में तो एक विधवा को मरते दम तक इम्तिहानी देते रहना पड़ता है। विधवा का कोई अस्तित्व नहीं। उधर विधु राघव को भी लोग फिर से शादी करने की सलाह देते और उसके न मानने पर कहते कि इधर उधर मुंह मारने से तो अच्छा होता है कि एक ही खूंटे से बंधकर रहा जाए। लोगों के तानों के आगे 2 सालों तक सालू को जो प्यार उसकी दीपा आंटी से मिल रहा था वह आज बंद हो गया था। राघव के सामने फिर से वही बच्ची को पालने वाली समस्या आ रही थी। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, पहला कि वह दूसरी शादी कर ले और दूसरा यह कि वह सालू को बोर्डिंग स्कूल में डाल दे। राघव ने दूसरा रास्ता चुनना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि दूसरी शादी करके भी सालू को नई मां स्वीकार कर पाई या नहीं, इस बात में संदेह था। राघव ने सालू से बात करी और उसे बोर्डिंग स्कूल में जाने के लिए उसका रुख जानना चाहा। सालू वैसे भी मां के अभाव में जल्दी समझदार हो चुकी थी, इसलिए उसने बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए हामी भर दी। राघव सालू को स्कूल में दाखिला दिलाकर निश्चिंत हो गया। एक दिन उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आया। उधर से नंदनी के पापा बोल रहे थे, तेरे जीवन में इतना कुछ हो गया पर तूने हमें बताया तक नहीं, हम इतने पराये हो गए क्या? ससुर की आवाज़ इतने वर्षों के बाद सुनकर राघव सिसकता रहा। उन्होंने उससे बताया कि उन्हें तो किसी और से पता चला कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। आखिर कैसे और क्यों, इतना कहकर उन्होंने राघव को यह बताया कि पुरानी बातें भूलकर वे लोग गाजियाबाद में उससे मिलने आए हैं। माँ और पापा को अपने फ्लैट पर ले आया था राघव। सामने नंदनी की तस्वीर पर माला देखकर काफ़ी व्याकुल हो गए थे उसके माता पिता। झूठी शान और जाति पाति के भेद में हम डूबे हुए थे और समय रहते सही फैसला नहीं कर पाए थे, पर अब उन्हें यह एहसास हो गया था कि राघव को नहीं अपनाना उन लोगों की भूल थी। ये सारी बातें राघव के सास और ससुर ने उसे बताई। शायद बढ़ती उम्र और बेटी को त्याग कर अकेलेपन के अनुभव ने उन्हें सही और गलत का बोध करा दिया था और इसलिए वे दोनों यहाँ आए थे। अब हम दोनों यहाँ आ गए हैं, इसलिए सालू की तरफ से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ बाप की बातें सुनकर राघव खुश हो गया और स्कूल में संपर्क करके सालू को वापस घर ले आया। वह अपने नाना नानी से मिलकर बहुत खुश हो रही थी। उसने जीवन में पहली बार बचपन जैसे किसी स्वाद का अनुभव किया था। आज सालू का जन्मदिन था। वह 8 साल की हो चुकी थी। नाना नानी के साथ मिलकर सालू ने केक काटा और पापा के तो पूरे चेहरे पर ही केक लगा दिया सालू ने। घर के हल्के फुल्के माहौल के बीच राघव के ससुर ने कहा, बेटे राघव, हम जानते हैं कि नंदनी के जाने के बाद भी तुमने शादी नहीं करी क्योंकि नई माँ आकर कोई लापरवाही न बरते। राघव समझ नहीं पा रहा था कि उसके ससुर क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद ससुर ने कहा कि अभी राघव का पूरा जीवन बाकी है और सालू भी बड़ी हो रही है। इस नाजुक उम्र में माँ की बहुत ज़रूरत रहती है, इसलिए वे चाहते हैं कि राघव दोबारा शादी कर ले। ससुर की यह बात सुनकर राघव चौंक गया। वह कुछ बोल नहीं पाया।
कुछ देर तक खामोश रहने के बाद बोला और अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए तमाम तर्क भी दिए। मसलन नई माँ ने अगर सालू को नहीं अपनाया तो कौन करेगा एक बच्चे वाले विदुर से शादी। फिर समाज समाज क्या कहेगा। सालू अब अपने नाना की गोद से उतरकर दूसरे कमरे में चली गई थी। देखो बेटा, तुम्हारी हर बात का जवाब मैं सिर्फ एक बार में दे सकता हूँ, अगर तुम कहो तो। राघव की आंखों में कई सवाल थे। तभी सासू माँ ने सालू को आवाज लगाई। दूसरे कमरे से सालू निकल कर आई। उसके साथ में दीपा भी थी और उसका बेटा आरू और दीपा के सास ससुर भी थे, जो राघव की तरफ उम्मीद और प्रेम भरी नजरों से देखे जा रहे थे। राघव कुछ समझ नहीं पाया तो उसके ससुर ने कहा कि इस दुनिया में इंसान को स्वार्थी बनना पड़ता है। दीपा भी जिंदगी के सफर में अकेली है और तुम भी। और फिर तुम दोनों पर बच्चों की जिम्मेदारी भी है। साथ मिलकर चलोगे तो राह की मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी और सफर भी सुहाना हो जाएगा। पर पापा, मैं तो एक नीची जाति से हूँ और दीपा ऊंची जाति की। दीपा को उसका परिवार मंजूरी नहीं देगा। इसका समाधान सब सालों ने कर लिया है। वह अक्सर दीपा से तेरी बातें करती थी और दीपा व आरू भी तेरे में रुचि रखते थे। जब यह बात हमें पता चली तो हमने दीपा के मम्मी पापा से बात चलाई तो हमें सहमति मिल गई। तुम दोनों की हाँ का तो नंदिनी को भी इंतजार होगा। सालू दीपा की उंगली पकड़े हुए अपने पापा को निहार रही थी। दीपा और राघव की नजरें टकराई तो दोनों के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई, जिसका मतलब था कि एक विधवा और एक विधुर ने अपने बच्चों के जीवन की बेहतरी और खुद के अस्तित्व के लिए समाज से बिना डरे एक साहस भरा फैसला ले लिया था। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।